हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। तो मैं अंकित मिश्रा आज आपके सामने पॉलिटी की एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं। बहुत ही छोटी वीडियो है लेकिन बहुत ही काम की है, ठीक है। जिसमें इस वीडियो के अंदर मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं इनमें से अक्सर चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा शेड्यूल्स, ठीक है। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में जो हमारे शेड्यूल्स हैं, जो अनुसूचियां हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। शेड्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं शेड्यूल्स की, तो वैसे तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो टोटल 8 शेड्यूल्स होते थे, ठीक है। 8 अनुसूचियां होती थी हमारे वास्तविक संविधान में, लेकिन बाद में 4 और ऐड कर दिए गए। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, ठीक है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान के अंतर्गत। थोड़ा सा क्या है कि 12 के 12 शेड्यूल्स को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आता है। खैर यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछते हैं कि किस शेड्यूल में क्या है ना, किस शेड्यूल में क्या है, सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और याद करना मुश्किल होता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। लास्ट में मैं आपको इसके ऊपर एक ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद आप को दोबारा कभी शेड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। और जब भी यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से ये 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कौन कौन सी 12 अनुसूचियां हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल की, प्रथम अनुसूची की, तो प्रथम अनुसूची क्या है? नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे टेरिटरी की बात कर रहे हैं, है ना। ये हमारे टेरिटरी की बात कर रहे हैं, हमारे देश के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल इस चीज से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम सेकंड शेड्यूल की बात करें तो सेकंड शेड्यूल में सैलरी एंड इमोल्यूनमेंट दिया हुआ है, ठीक है। वेतन और भत्ता दिया हुआ है, जो भी संवैधानिक पद होते हैं तो उनके वेतन और भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में दिया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल, इसमें ओथ एंड अफर्मेशन है, शपथ। जो कुछ भी हमारे संवैधानिक पद होते हैं, जो कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पोस्ट है, तो उनके ओथ एंड अफर्मेशन को, कि उनके शपथ और गोपनीयता को जो है थर्ड शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। इसके बाद हम फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो हमारा जो फोर्थ शेड्यूल है ये किससे रिलेटेड है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया हुआ है वो फोर्थ शेड्यूल के अंतर्गत दिया हुआ है। इसके बाद फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो फिफ्थ शेड्यूल क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, की अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान दिए हुए हैं 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम सिक्स्थ शेड्यूल की बात करें, छठे अनुसूची की, तो सेम है, स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। यहाँ पे अगेन की शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही स्पेशल प्रोविजंस हैं, बट ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट्स के जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग सेवेंथ शेड्यूल की बात करें तो सेवेंथ शेड्यूल में आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, मतलब कि ये फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है, संघवाद से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपका सेवेंथ शेड्यूल है ये संघवाद से संबंधित है। फेडरल सिस्टम या संघवाद का मतलब क्या होता है कि मल्टी लेवल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग देम, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि हमारे यहाँ पे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, फिर उसके नीचे जो है सो लोकल गवर्नमेंट है, और इन सबके बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, है ना। केंद्र की अपनी शक्तियां होती हैं, राज्य की कुछ अपनी शक्तियां होती हैं, तो इसी को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग देम। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसमें 3 तरह के लिस्ट दिए हुए हैं। एक तो सेंट्रल लिस्ट दिया हुआ है, सेंट्रल लिस्ट, केंद्र सूची दिया हुआ है एक तो, ठीक है। दूसरा इसमें स्टेट लिस्ट दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट दिया हुआ है, राज्य सूची, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट दिया हुआ है जिसको हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। तो
सेंट्रल लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे जो नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, जैसे कि वाटरवे है, ठीक है, वाटरवे, जैसे कि रेलवे, ठीक है, जैसे पोस्टल सिस्टम, ये सब हमारे जो है सो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। इन सब से रिलेटेड जो कुछ भी नियम कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कि पुलिस, ठीक है, लैंड, भूमि, एग्रीकल्चर, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में आता है, ठीक है। इन सब से रिलेटेड अगर कुछ भी नियम कानून बनाना है तो वो काम किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ऐसे ही अगर हम कॉन्करेंट की बात करें तो जैसे एजुकेशन, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों के एग्जाम में कि एजुकेशन किस लिस्ट में आता है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है समवर्ती सूची में। इसी तरह से फॉरेस्ट, वन, ठीक है, वन भी किसके अंतर्गत आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट वो होते हैं जिन पे नियम कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन एक चीज और कि ना, सेंट्रल का जो है सो प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर दोनों ने इस पे कानून बनाया हुआ है, कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे दोनों ने कानून बनाया हुआ है, तो सेंटर का प्रेफरेंस पहले दिया जाता है, ठीक है, स्टेट का बाद में आता है इसमें प्रेफरेंस। तो ये आपके 7 शेड्यूल हो गए। अब चलते हैं आगे के शेड्यूल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं 8th शेड्यूल के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 8 ही शेड्यूल्स होते थे, ठीक है। तो अब 8वां शेड्यूल भी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो 4 शेड्यूल आपके बाद में जुड़े हैं। तो 8th शेड्यूल क्या है, 8th शेड्यूल है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 राजभाषाएं, ठीक है। इसमें 22 राजभाषाओं को दिया हुआ है। तो यहां से क्या पता चलता है कि हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, हिंदी हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी भी हमारी राजभाषा है। या हमने किसी एक राष्ट्रीय भाषा को ना मान के हमने अपने संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा दिया हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया हुआ है। तो यहां से उठने वाले कुछ 1-2 और क्वेश्चन से जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश इज नॉट प्रेजेंट हेयर, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे नहीं है। इन भाषाओं की लिस्ट में अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी कहीं और से आता है, कहीं और से उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ है। इंग्लिश इज नॉट प्रेजेंट हेयर, और अंग्रेजी यहाँ पे नहीं है। नेपाली इज प्रेजेंट, नेपाली है, ठीक है। आपको लगता हो कि नेपाली हमारे देश में बोले जाने वाली भाषा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल के नदर्न पार्ट में, दार्जिलिंग वगैरह में, ठीक है, गोरखालैंड जिसे हम कहते हैं, तो वहां पे नेपाली भाषा वगैरह बोली जाती है। इसके बाद लास्ट टाइम इसमें 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। इस 8th शेड्यूल में कौन कौन सी ये 4 भाषाएं थी, बोडो, डोगरी, सांथाली, बोडो, डोगरी, सांथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कई बार ये भी पूछ देते हैं कि इन भाषाओं को किस राज्य में बोला जाता है, तो बोडो असम में बोले जाने वाली एक भाषा है, डोगरी जम्मू एंड कश्मीर की एक प्रमुख भाषा है, सांथाली झारखंड में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, और उसी तरह से अगर हम मैथिली की बात करें तो ये बिहार से संबंधित एक प्रमुख भाषा है, बिहार में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। तो ये वो 4 भाषाएं हैं जिनको 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वैसे ओरिजिनली इसमें 14 लैंग्वेजेस होते थे, बाद में 4-4 करके 2 बार जोड़े गए हैं। अब आते हैं हम लोग 9th शेड्यूल के बारे में जानते हैं। तो 9th शेड्यूल आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, भूमि अधिग्रहण कानून, भूमि अधिग्रहण कानून, ठीक है। अब एक चीज और कि ना, वैसे 9th शेड्यूल में है क्या, 9th शेड्यूल में ये है कि इनमें कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट में आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, जिन एक्ट को आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वैसी चीजें 9th शेड्यूल के अंदर दी गई हैं। तो ये बाद में जुड़ा था, है ना। अभी हम अमेंडमेंट की भी बात करेंगे कि कौन सा शेड्यूल कब जुड़ा। इसके बाद आते हैं 10th शेड्यूल पे। तो 10th शेड्यूल क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज कि आप किसी पार्टी से टिकट लेके चुनाव जीत गए, ठीक है, तो आप बाद में दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, ठीक है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ हो जाता है, दल बदल कानून हो जाता है। चुनाव से पहले भले ही आप किसी पार्टी को ज्वाइन करो, इससे कोई मतलब नहीं है, चुनाव जीत जाने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये 10th शेड्यूल हो जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके बाद जो आपका 11th शेड्यूल है ये पंचायत से संबंधित है, इसमें पंचायत के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पंचायती राज के बारे में दिया हुआ है। पंचायती राज के टोटल 29 आइटम्स होते हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं, 29 विषय जिन पे इनको काम करना होता है।
तो ये 29 विषय पंचायत के 11वीं अनुसूची में दिया हुआ है। इसके बाद हम 12th शेड्यूल की बात करें तो 12th शेड्यूल म्युनिसिपालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। म्युनिसिपालिटी नगर निगम, नगर निगम, तो नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 18 विषय आते हैं इसके अंतर्गत, जो इनके काम के विषय होते हैं। 18 आइटम्स आते हैं 12th शेड्यूल के अंतर्गत। तो पंचायत और म्युनिसिपालिटी ये दोनों ही लोकल गवर्नमेंट होता है। पंचायत अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है, जबकि म्युनिसिपालिटी पंचायत रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है, रूरल ग्रामीण, जबकि म्युनिसिपालिटी अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है, शहरी स्थानीय निकाय होता है, ठीक है। अब देखो कि 12 शेड्यूल आपने देख तो लिए, पढ़ तो लिए, अब बहुत ही सिरदर्दी है कि इन्हें याद कैसे रखा जाए। क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आता है, तो चलो हम लोग इसको याद करने का एक तरीका भी देख लेते हैं, ठीक है, कि आप किस तरह से इसे याद रख सकते हो। बिल्कुल इस फॉर्मूले के बाद आपको अब दोबारा शेड्यूल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में आपने याद हो जाना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। ये आपके 12 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं ये अलग अलग शेड्यूल्स के लिए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरी से रिलेटेड है, याद कीजिए आप लोग, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरी से रिलेटेड है, तो टी से टेरिटरी हो जाता है। सेकंड शेड्यूल में सैलरी एंड इमोल्यूनमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ई से इमोल्यूनमेंट हो गया। थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन दिया हुआ है, तो ए से क्या हो गया, अफर्मेशन हो गया, ठीक है, ए से अफर्मेशन हो गया। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी कि जो फोर्थ शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, राज्यसभा से रिलेटेड है। पांचवें शेड्यूल में स्पेशल प्रोविजन फॉर एसटी दिया हुआ है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है पांचवा, तो एस से एसटी हो गया। अच्छा, ये अदर स्टेट्स ऑफ मतलब इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि पांचवा और छठा दोनों ही एसटी से रिलेटेड है, ठीक है, लगातार। तो अदर स्टेट्स के एसटी के लिए हम इसको इस तरह से याद रख लेंगे, ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के एसटी के लिए दिया हुआ है। सातवां शेड्यूल फेडरल सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, संघवाद से संबंधित है, ठीक है, सातवां शेड्यूल, तो एफ से फेडरल हो गया। जो हमारा 8वां शेड्यूल है ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपका राजभाषा दिया हुआ है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज किस शेड्यूल में, तो 8वें में, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। 9वां लैंड एक्विजिशन आ जाता है, ठीक है, अभी अभी मैं आपको बता के आया हूं कि 9वें शेड्यूल में लैंड एक्विजिशन आ जाता है। 10वां शेड्यूल जो है वो डिफेक्शन से रिलेटेड है, दल बदल कानून से। जो 11वां शेड्यूल है वो पंचायत से रिलेटेड है, पी से पंचायत हो जाता है यहाँ पे। और जो 12वां शेड्यूल है वो म्युनिसिपालिटी से रिलेटेड है, ठीक है, एम से म्युनिसिपालिटी हो जाता है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखने का तरीका हो गया, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ओल्ड है और अभी कोरोना में उनके टीयर्स ही बह रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको शेड्यूल्स याद रखने का तरीका हो गया। अब मैंने आपको एक चीज और बताया था कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 8 ही शेड्यूल्स थे और 4 शेड्यूल्स बाद में जुड़े हैं। तो मैं बता देता हूं कि कौन सा शेड्यूल कब जुड़ा। तो जो आपका 9th शेड्यूल था ये 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा, ठीक है। जो 9वीं अनुसूची थी ये 1951 में प्रथम संविधान संशोधन से जुड़ी थी। पहला संविधान संशोधन यही था हमारे संविधान के अंदर कि 9वीं अनुसूची को जोड़ना। इसके बाद जो 10th शेड्यूल है वो 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा था। जो 10वीं अनुसूची थी वो 1985 में 52वें संविधान संशोधन से जुड़ा था। और जो 11th शेड्यूल है वो 1992 में 73rd अमेंडमेंट से जुड़ा था, 73वें संशोधन से जुड़ा था। देखो कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि पंचायत किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, तो 1992 में 73वें संशोधन से 11वीं अनुसूची जुड़ी थी। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसको 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर में शेड्यूल से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ भी आ गया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहे। मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।